हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। आज हम यूनिट 4 का टॉपिक 3 यहाँ 4 लिख दिया है। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे। आपको याद होगा कि इस टॉपिक को जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे उस समय हमने 2 पार्ट्स में किया था। पार्ट ए में हमने फूड पैकेजिंग को किया था कंप्लीट और पार्ट बी में हमने पैकेजिंग से रिलेटेड रूल्स और लॉज हैं उनको हमने कंप्लीट किया था। ऐसे इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस को भी हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और दोनों वीडियोज़ आपको आज ही मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सिलेबस में जो हमने कराया है वो तो सारे नोट्स में हैं ही। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी, उनको ध्यान से आप उनको कहीं नोट कर लेना या उनको एक दो बार रिवाइज कर लेना, समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आसान एकदम लैंग्वेज में समझाऊंगा, परेशान मत होना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पैकेजिंग टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहेबिटिंग ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इन हाई फैट फूड्स। कह रहा है उच्च वसा वाले जिनमें हाई फैट होता है ऐसे खाद्य पदार्थों में ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो जाती है। ये तो बेसिक सी बात है। इसको रोकने में कौन सी पैकेजिंग तकनीक सबसे ज़्यादा प्रभावी है? बहुत सारी होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी हमको बतानी है। बताइए, वैक्यूम पैकेजिंग है या फिर मैप टेक्नोलॉजी विद हाई CO2, मैप टेक्नोलॉजी विद हाई N2 या फिर श्रिंक पैकेजिंग? तो बताना है आपको। सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। मैप मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। इसमें पैकेज के अंदर जो हवा है उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, N2 को हम बढ़ा देते हैं। इतनी सी बात आप याद रखेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक फूड का ही पैकेट है, पैकेट के अंदर आपने जो खाना है इसमें फ़ैट ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैप टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे। क्योंकि मैप टेक्नोलॉजी का अगर यूज आप नहीं करेंगे तो इसमें ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो जाएगी, यानी कि भयंकर बासी बदबू इसमें आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, ऑक्सीजन को हम एकदम कम कर देंगे और N2 जो कि एक बेकार गैस है, बेकार तो नहीं कहेंगे, एक निष्क्रिय गैस है ना, इसकी इसमें मात्रा हम इसमें बढ़ा देंगे क्योंकि ये क्या करेगी, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी और ऐसे करके हमारा खाना बच जाएगा। मैप विद हाई नाइट्रोजन। ठीक है, खासकर जो तेल मसाले वाले जो खाने रहते हैं जिनमें हाई फैट होता है वो हो गए, स्नैक्स हो गए जैसे आप लेज़ वगैरह खाते हो वो, और सूखे मेवे हो गए, मांस के कुछ भाग होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है ना। देखो यहाँ पे मैप में 2 चीज़ें हैं, CO2 को भी यूज़ करते हैं, N2 को भी। CO2 जो है ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको एकदम कम कर देता है, यानी बढ़ने नहीं देगा। लेकिन N2 है ये इसका रेंसिडिटी नहीं होने देती है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। वही श्रिंक पैकेजिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये आकार में फिट कर देता है चीज़ों को। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने कोई चीज़ बनाई खाने की और वो इस शेप में बना दिया आपने। ठीक है, अब आप चाहते हो कि कस्टमर इसको इसीलिए ख़रीदता है क्योंकि उसको इस शेप में ये मिलती है। अगर आपको पैकेजिंग करनी है तो आप जब पैकेजिंग करोगे तो ऐसी पैकेजिंग हो जिसमें ये सेम पैकेजिंग भी इसी का आकार ले ले। ठीक है, मतलब ऊपर से पैकेजिंग भी सेम इसी आकार में दिखे और खाना तो आपने अंदर इस शेप में बनाया ही है। ठीक है, तो इसको हम श्रिंक पैकेजिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। परमेबिलिटी ऑफ पैकेजिंग फिल्म्स टू गैसेस फॉलोज विच लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। पैकेजिंग फिल्म की गैसों के प्रति पारगम्यता किस प्रसार नियम का पालन करती है? फिक का नियम, हेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ या फिर राउल्ट्स लॉ? ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है काफ़ी, ये आने की संभावना है इस सवाल की। चलो पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ सिंपल सी भाषा में। जैसे गैसेस हों या कोई पदार्थ हो, एक जगह से दूसरी जगह उस दिशा में जब जाते हैं जहाँ उनकी मात्रा कम हो, या तो हम गैसेस की बात करें या किसी हम पदार्थ की बात करें, जब वो एक जगह से जब दूसरी जगह पे वो जाता है, या फिर ऐसे कह लो कि ऐसे डायरेक्शन में जाता है जहाँ उसकी मात्रा कम हो। नहीं समझे होगे? जैसे एग्जांपल के लिए खुशबू का फैलना, कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं कम, तो ज़्यादा से वो कम की तरफ जाती है। ठीक है, तो फिक का नियम यही बताता है कि ये जो फैलाव है, ये जो डिफ्यूजन है, कितनी तेज़ी से होगा, जो कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पे निर्भर करता है। चलो थोड़ी सी और चीज़ों में समझाता हूँ। अब पैकेजिंग में हम इसकी बात कहते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पे निर्भर करता है। सिंपल सी बात पहले तो ये हो गई हमारी। ठीक है, पैकेजिंग में इसका क्या मतलब है ये बताता हूँ। पैकेजिंग जो फिल्म रहती है ना, फिल्म तो आप समझते हो ना, एक लेयरिंग जैसी होती है, उसकी परमेबिलिटी यानी गैसेस कितनी आसानी से उसमें से गुजर सकती हैं, फिक के नियम से यही मॉडल हुआ करता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए पैकेजिंग की जो फिल्म रहती है ना, कोटिंग जैसी लेयर रहती है, उसकी परमेबिलिटी कैसी है, यानी गैसें उसमें से कितनी आसानी से गुजर सकती हैं। फिक का नियम यही बताता है। मतलब इसी फिक के नियम से ये चीज़ों को मॉडल किए जाते हैं। जैसे गैस का फ्लक्स कैसा है, उसका घनत्व यानी डेंसिटी कैसी है, और वो जो लेयर बनाई है उसकी मोटाई कैसी है। उसी के आधार पे हम पैकेजिंग का जो मटेरियल है वो चुनते हैं। और फिक का नियम ठीक है, तो याद रखना। तो ये सारी चीज़ें चुनते समय, सब चीज़ें डिसाइड करते समय फिक का जो लॉ है इसी को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अभी बस इतना याद रख लो, बाकी और चीज़ें आगे समझ में आएंगी। ठीक है, हेनरी का लॉ अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये
किससे रिलेटेड है तो याद रखना गैसों का घुलना, सॉल्युबिलिटी, यानी कि दाब के हिसाब से ये बताता है। तो यानी गैसों का घुलना उसकी सॉल्युबिलिटी बताता है दाब के हिसाब से, सिंपल सी चीज़ है। और वहीं डाल्टन्स लॉ के बारे में पूछे तो ये गैसों के कुल दबाव का नियम होता है, यानी पार्सली प्रेशर्स की बात करता है, ठीक है। ये पारगम्यता के लिए, ये भी परमेबिलिटी के लिए नहीं होता है। राउल्ट के लॉ की बात करेंगे तो ये होता है जो द्रव होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनके बीच में वाष्प दाब कितना है या कैसे उसको काउंटर करना है, कैसे उसको मेजर करना है, उसके लिए राउल्ट्स का लॉ काम करता है, ठीक है। चलो इतना अभी यहाँ पे काफ़ी है। अब आपसे ऐसे नहीं बोलेगा बताओ फिक का नियम लिख के दिखा दो यहाँ पे, क्योंकि ये पैकेजिंग से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, और अगर नहीं समझ में आया तो बता देना मेरे भाई, इन सारे लॉज को एक बार अच्छे से पूरा का पूरा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन एसेप्टिक पैकेजिंग ऑफ मिल्क विच स्टरलाइजेशन मेथड इज जनरली यूज फॉर पैकेजिंग मटेरियल। दूध की एसेप्टिक पैकेजिंग में पैकेजिंग सामग्री को सामान्यतः किस विधि से जीवाणु रहित किया जाता है, बताओ। सुपर हीटेड स्टीम से, हाइड्रोजन परऑक्साइड ट्रीटमेंट से, गामा इरेडिएशन या फिर यूवी लाइट से किया जाता है। सबसे पहले तो एसेप्टिक पैकेजिंग क्या होती है इसको समझ लो। ये एसेप्टिक पैकेजिंग में खाना और पैकेज दोनों को स्टरलाइज किया जाता है, यानी साफ़ किया जाता है। पहले देखा जाता है कि उन पर सतह पर कुछ लगा तो नहीं है, तो पैकेज की सतह को साफ़ करने के लिए हम बहुत हल्की मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है उसको छिड़कते हैं उस पर। अगर उस पर कोई बैक्टीरिया वगैरह लगे तो उनको जल्दी से ख़त्म कर देता है मेरे भाई, ठीक है। क्या मैंने बोला मेरे भाई कि यहाँ पे पहले तो फूड होगा, दूसरा उसकी पैकेजिंग, इन दोनों पर ही इसकी बौछारें डाली जाती हैं, जिससे ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है, साफ़ हो जाता है, ठीक है। बाद में इसको सुखा दिया जाता है। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे, जैसे टेट्रा पैकेजिंग होती है, टेट्रा पैकेजिंग इसका एक उदाहरण याद रख लेना। लेकिन याद रखना ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं H2O2 की, ये वहीं काम करता है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो बाकी तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। बाकी सुपर हीटेड स्टीम की बात करो, ये कुछ ही जगहों पे कुछ सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है खाने को बचाने के लिए। ये पैकेजिंग से रिलेटेड नहीं होता है। गामा रेडिएशन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, गामा रेडिएशन इसमें पैकेजिंग स्टरलाइज के लिए इसको प्रयोग किया जाता है आमतौर पे, है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। खाद्य पैकेजिंग के उद्योग में ये बहुत कम उपयोग होता है, इतना बस याद रख लेना, ठीक है। यूवी लाइट है, ये जो खाने की या पैकेजिंग की जो सतह रहती है उस पर संक्रमण तो नहीं है, उसको कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। संक्रमण यानी कंटेमिनेशन तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी इज क्रूशियल फॉर पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड इन माइक्रोवेवियल फूड प्रोडक्ट्स। माइक्रोवेवल खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग सामग्री कौन सा गुण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझो, माइक्रोवेव जो ओवन है इनमें पैकेज को हीटर की तरह नहीं जलाना चाहिए। पैकेज ऐसा होना चाहिए मेरे भाई जो माइक्रोवेव को प्रभावित न करे और गर्म होने पर सुरक्षित भी रहे। मेरा मतलब ये है कि माइक्रोवेव सेफ और माइक्रोवेव ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसलिए माइक्रोवेव कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो माइक्रोवेव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो माइक्रोवेव जो खाने को अंदर से ही गर्म करता है वो आपने देखे होंगे घरों में, ठीक है। ये पैकेजिंग को या तो माइक्रोवेव हमारा ऐसा होना चाहिए कि पैकेट सहित अगर हम खाने को रख दें तो वो सेफ़ रहे, ठीक है, पिघले नहीं, टॉक्सिन्स नहीं बने। या फिर हमारा माइक्रोवेव ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे खाना सही से गर्म हो, और प्लास्टिक में कुछ विशेष जो ग्रेड्स होते हैं वो माइक्रोवेव के लिए मतलब परेशानी उत्पन्न न करें, उसके लिए एक मानक जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसके हिसाब से काम करें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 5, एथिलीन स्केवेंजर आर इनकॉर्पोरेटेड इन पैकेजिंग टू। कह रहा है पैकेजिंग में एथिलीन स्क्वेंजर को क्यों शामिल किया जाता है, बताइए। कंट्रोल राइपनिंग इन फ्रूट्स, रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ, इम्प्रूव अरोमा रिटेंशन, या फिर एक्सटेंड फ्रीजिंग टॉलरेंस, जमने की सहनशीलता को बढ़ाना। तो बताओ। चलो, फल पकने में एथिलीन नाम की गैस बहुत बड़े काम की होती है, कई बार हम ये बता चुके हैं। ये फलों को पकाने में मेन भूमिका निभाती है। अगर पैकेज में एथिलीन हटाने वाला या देखो स्केवेंजर ये लिखा है यहाँ पे, स्केवेंजर ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं हटाने वाला, रिमूव करने वाला। अब यहाँ लिखा है आगे एथिलीन, यानी एथिलीन स्कैवेंजर का मतलब हो गया एथिलीन को हटाने वाला। अगर इसको रख दिया जाए तो फलों का क्या हो जाएगा बताओ मेरे भाई, धीरे धीरे पकेंगे, सिंपल सी तो बात है, और ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रहेंगे, सिंपल बात है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, कंट्रोल राइपनिंग इन फ्रूट्स, फलों में पकने को नियंत्रित करना, यही काम करता है। बोलो कि सर एथिलीन स्क्वेंजर अगर हमें डालना है तो, अरे कुछ नहीं, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे किले होते हैं जिनको अगर हम डाल देंगे तो वो इस जो गैस को बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाता है और राइपनिंग जो इनकी रहती है, जो पकना होता है वो स्लो हो जाता है इनका, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है, तो बाकी सारे हमारे काम के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेल्फ लाइफ फॉर मीट प्रोडक्ट्स।
अब देखो कितना अच्छा है। मीट प्रोडक्ट्स को सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा कौन देगा इसमें से, बताओ। बताना है आपको। LDPE प्लस N2 फ्लसिंग, PET प्लस CO2 फ्लसिंग, ग्लास प्लस वैक्यूम पैकेजिंग, या फिर एल्यूमिनियम फॉयल लैमिनेट और MEP। भाई अगर अच्छे से तुमने पढ़ा होगा ना तो इसको ऑप्शंस को देख के ही समझ आ जाएगा, बहुत टफ सवाल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मांस, मीट ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन होती है और मॉइस्चर होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन या रोशनी या माइक्रो, ठीक है, तो इसे सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन से बचाना है, रोशनी से बचाना है, माइक्रोब्स जो होते हैं उनसे बचाना है। तो एल्यूमिनियम फॉयल वाला लेमिनेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा नमी को रोकता है। और MEP के साथ अगर इसको मिला दिया जाए, यानी MEP मतलब मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, तो हम जो गैस हमें अंदर डालनी है जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं हो, वो मिला दिया, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इससे सबसे ज़्यादा सुरक्षित ये रहता है एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम जो फॉयल है ये दो काम करेगा। सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन को रोकेगा और मॉइस्चर को रोकेगा, ठीक है। और फिर लिखा है मैप आप जानते हो ये क्या करेगा। इसमें हम या तो N2 डालेंगे या हम इसमें CO2 डालेंगे, या दोनों को डाल देंगे। CO2 क्या काम करता है बताओ मेरे भाई, CO2 क्या काम करेगा बताओ। CO2 माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। और N2 क्या काम करता है, ये रेंसिडिटी रहती है उसको रोक देता है, ठीक है। तो मास की सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी। यहाँ पे एक और है ऑप्शन, ग्लास प्लस वैक्यूम पैकेजिंग। ये भी शानदार होती है, लेकिन ये जो ग्लास है ना, एक तो ये महंगे पड़ते हैं, कॉस्टली पड़ते हैं, और दूसरी चीज़ अगर ये टूट जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो वैसे ये भी अच्छा, बट हमें सबसे बेस्ट बताना है तो वो यही है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट OTR ऑफ पैकेजिंग फिल्म डिक्रीजेस विद, पैकेजिंग फिल्मों की ऑक्सीजन संचरण दर यानी OTR ये किसके साथ घटती है। अच्छा सवाल है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पॉलीमर की क्रिस्टलिनिटी, इसके बढ़ने से ये घटती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। पॉलीमर जो होते हैं ना, उनके अंदर जहाँ पे एकदम कहें कड़क जो हिस्से होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, लिख देता हूँ चलो, क्रिस्टलाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से गैसों को गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर क्रिस्टलिनिटी अगर बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन आसानी से वहाँ गुजरती नहीं है, तो यानी OTR घट जाता है। इतना आप याद रखना, ठीक है। समझ नहीं आया हो तो छोटी सी चीज़ और समझाता हूँ। जैसे पॉलीमर होता है ना, तो उसमें जैसे हमने खाने को व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, अगर हमने उसको या तो हीट दी या हमने उसको टेम्परेचर को कम किया यानी कूल किया उसको, या तो समझ रहे हो ना, हीट दी या फिर हमने उसको फ्रीज़ किया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर होगा ना, इसके अंदर जो अणु होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो व्यवस्थित हो जाएंगे, एक जगह पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वो क्रिस्टल्स बना लेते हैं। और जब क्रिस्टल बना लेंगे तो क्रिस्टल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी मेरे भाई, तो गैसेस जो होंगी ना, उनका जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा। बस यही सवाल हमसे पूछना चाहता है, ठीक है, कि OTR कब घटेगी, जब मेरे भाई तापमान बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, या तो टेम्परेचर बढ़े या फिर घटे, दोनों ही स्थिति में होगा। अगर यहाँ पे घटना लिखा होता तो वो भी हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतना समझ गए होंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर की क्रिस्टलिनिटी बढ़ने से ये OTR घट जाएगा, ठीक है। इतना सा याद रखना, अच्छा सवाल है ये भी। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो बाकी के और ऑप्शंस भी आपको बता देता हूँ। कह रहा है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ना, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो OTR भी बढ़ेगा, ठीक है, इतना याद रखना। बाकी क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग थिकनेस मतलब मोटाई, इसको भी याद रख लो। अगर इसमें थिकनेस घटेगी तो OTR बढ़ेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। और बाकी कह रहा है तापमान, यहाँ पे अगर सोचो, यहाँ पे याद रखो, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो OTR भी बढ़ेगा। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रिटॉर्ट पैकेजिंग मटेरियल जनरली कंसिस्ट ऑफ, रिटॉर्ट पैकेजिंग सामग्री सामान्यतः किससे बनी होती है, बताओ किससे बनी रहती है। आसान सवाल है मेरे भाई, ये एल्यूमिनियम फॉयल पॉलिस्टर लेमिनेट इससे बनी रहती है, ठीक है। याद रखना, रिटॉर्ट पैकेजिंग में क्या होता है, खाना उबाला जाता है। रीटॉट पैकेजिंग मतलब जिसमें हम पैक करके खाने को उबालते हैं, यानी हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। इसके लिए पैकेज को गर्मी, यानी हम इसके लिए पैकेज को ऐसा बनाते हैं जो गर्मी को भी सहन कर सके, दबाव को भी सहन कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम याद रखना, एल्यूमिनियम का यूज हम करते हैं, ठीक है, और पॉलिस्टर जैसी लेयर मिला करके हम बनाते हैं उस पैकेज को, ठीक है। तो ये आप याद रखना।
कैसे रिटॉर्ट जो पैकेजिंग हुई मेरे भाई, ये कैसी बनी, किस मटेरियल से बनी, एल्यूमिनियम फॉयल, पॉलिस्टर, लेमिनेट, इससे बनती है। चलो और बता देता हूँ। देखो रिटॉर्ट पाउचेस में ना ऐसे दो तरह की लेयर्स रहती हैं। इसमें से जो आउटर लेयर रहती है ना वो पॉलिस्टर से बनती है। आउटर लेयर देखो, चलो यहाँ लिख देता हूँ लेयर। लेयर में भी दो लेयर, ठीक है मेरे भाई। एक हो गई आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। आउटर लेयर की बात करेंगे तो ये पॉलिस्टर से बनती है, ये इसको स्ट्रेंथ देती है। अब तो समझ आ रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा ने याद रखना, इसमें ऐसे खानों को पैक किया जाता है जो रेडी टू ईट होते हैं। जैसे केले का हलवा बना के कोई लेके आया, पकौड़े लेके आया, तो अब उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधा खोलना है, खाना है, जिससे वो अंदर गर्म भी होंगे और ख़राब भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, तो इसको हम यूज करते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। द मेन लिमिटेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल इज, जैव अपघट्य सामग्री पैकेजिंग सामग्री की मुख्य सीमा क्या होती है? लो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, पुअर बैरियर प्रॉपर्टीज़, कंपोस्टेबल नेचर, या फिर हाई केमिकल रिएक्टिविटी। बताइए मेरे भाई क्या होगा? तो इसका आंसर तो बहुत है भाई, पुअर बैरियर प्रॉपर्टीज़। क्या हो जाएगा? पुअर बैरियर प्रॉपर्टीज। आप आसानी से बता सकते हो। जैव अपघट्य यानी कि बायोडिग्रेडेबल सामग्री, ऐसे खाने जो हमारे वातावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आसानी से वो उसमें मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो याद रखना, ये अक्सर हमारी जो ऑक्सीजन होती है और हमारी ऑक्सीजन और मॉइस्चर, इन दोनों को पूरे तरीके से रोक नहीं पाते हैं। इसीलिए तो खाने को लंबे समय तक इनमें हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। यानी ये बैरियर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, कमज़ोर बैरियर होते हैं जी, ठीक है। तो पुअर बैरियर प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, पे काम कर रहे हैं, जैसे कोटिंग्स हम इसमें ऐड कर सकें, मल्टी लेयर्स उसकी बना सकें, उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी हो नहीं पाया है ना। तो उस पर अभी लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं मेरे भाई। इंटेलिजेंट पैकेजिंग विद टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स TTIS इज यूज्ड टू, समय तापमान संकेतक वाली स्मार्ट पैकेजिंग किसके लिए उपयोग की जाती है? बताओ। डिटेक्ट न्यूट्रिएंट कंटेंट, मॉनिटर स्टोरेज कंडीशन, चेक लीगल कंपाइलेंस, या फिर इम्प्रूव एस्थेटिक अपील, सौंदर्य बढ़ाना, देखने में अच्छा लगे, शानदार लगे, उसके लिए। तो बताओ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मॉनिटर स्टोरेज कंडीशंस, ठीक है, इतना याद रखना। तो अब देखो यहाँ लिखा है टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक है। ये छोटे स्टिकर जैसे होते हैं, समझ रहे हो ना, ये छोटे सस्ते स्टिकर जैसे होते हैं, ठीक है, जो लगे रहते हैं, जिनका कलर बदल जाता है कि पैकेज कितनी बार कितनी देर टेम्परेचर पर रहा है, यानी स्टोरेज सही है या फिर नहीं है, उसको ये इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे चलो और समझो, TTIS जो है टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर, इससे ये पता चलता है कि किसी खाने ने उचित ठंडा रहकर सेल्फ लाइफ है उसकी कितनी घट चुकी है। ये विशेषकर हम जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें, मिल्क हो गया, मीट हो गया, रेडी टू ईट जो फूड रहते हैं उनमें ये काम आते हैं, ठीक है। यानी कि जिस जगह पे रखें उस टेम्परेचर को एक्सपोज करते हैं, ये उसको एक्सपोजर की उसकी हिस्ट्री दिखाते हैं, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है कि उसका कलर कितना डार्क है या कितना लाइट है, ऐसे समझ में आ जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक रखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल एग्जिबिट्स ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर TG? कौन सी पैकेजिंग सामग्री ग्लास ट्रांजिशन तापमान TG का गुण दर्शाती है? मेटल, कांच, पॉलीमर्स, या फिर कागज़? बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई पॉलीमर। कैसे, समझो। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो TG शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये बेटा वो तापमान होता है, एक तरह से वो टेम्परेचर होता है ये, जहाँ पॉलीमर जो है ना वो काफ़ी टफ़ होते हैं और टफ़ से वो मुलायम हो जाते हैं। मुलायम को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये जो ट्रांजिशन तापमान TG लिखा है ना, ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे पॉलीमर्स होते हैं, वो पॉलीमर्स ठोस यानी कि सॉलिड से सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। ठोस नहीं, सॉलिड से सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ तक? और याद रखना, केवल पॉलीमर्स में होता है। पॉलीमर्स यार मतलब प्लास्टिक, इनमें होता है, धातु या कांच में नहीं होगा। अब कोई धातु है तो वो थोड़ी ना सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे तो जो पॉलीमर्स हैं वो सख्त और ब्राइटल रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब वो बाद में फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो पैकेजिंग को डिज़ाइन करने में और ये सब जानने में, पैकेजिंग स्क्रैच ना हो, ख़राब ना हो, परिवहन स्टोरेज में आसानी हो, लाने ले जाने में, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे लिए आसान होता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी धातु कांच ये सब समझाने की जरूरत इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। माइग्रेशन ऑफ पैकेजिंग कंपोनेंट्स इनटू फूड इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, खाद्य में पैकेजिंग घटकों का प्रवास मुख्य रूप से किसमें प्रभावित होता है? फैट कंटेंट ऑफ फूड, पैकेजिंग कलर, पैकेज साइज, या फिर प्रिंटिंग इंक क्वालिटी? बताओ। इसका आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन ए, फैट कंटेंट ऑफ फूड। समझो, कुछ पैकेजिंग ऐसी रहती हैं
जिनके हिस्से तेल में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, अगर खाना ज़्यादा फैटी होगा तो पैकेज के जो केमिकल होते हैं जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, बहुत बेसिक बेसिक जो घुल के तेल में ही घुल जाते हैं वो, यानी कि उनका माइग्रेशन ज़्यादा होता है। प्रवास का मतलब है माइग्रेशन होना, है ना, माइग्रेट होना। किसका? प्लास्टिक का। किस में? खाने में। ठीक है, तो और कहाँ पे ज़्यादा होता है? जो फैटी फूड होते हैं। एक शब्द सुना होगा तुमने, लिपोफिलिक। ठीक है, ये माइग्रेट हो जाते हैं किसमें? फैट में। अब बहुत बहुत आसानी से। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। इसीलिए जितने भी फैटी फूड्स होते हैं ना, उनमें लो माइग्रेशन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेस्टिंग की जाती है इनकी, टेम्परेचर को, कॉन्टैक्ट टाइम को, है ना, और माइग्रेशन इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब असर डालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह की जाती है, इसको याद रख लेना। ठीक है, बाकी पैकेजिंग का कलर, ये रंग भी माइग्रेट कर सकता है, पर प्राथमिक जो प्रभाव है वो फैट पे ही पड़ता है ना, प्राइमरी जो इफेक्ट है वो फैट पे पड़ता है। बाकी पैकेजिंग साइज़ की बात कर रहा है, ये पैकेजिंग साइज़ ये कोई मतलब नहीं है। और प्रिंटिंग इंक क्वालिटी, हाँ मेरे भाई, ये जो प्रिंटिंग इंक क्वालिटी है ना, ये भी माइग्रेट कर जाती है, लेकिन ये मेन फैक्टर नहीं है यहाँ पे भी। मेन फैक्टर यहाँ पे फूड फैट ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पैकेजिंग का कार्य यहाँ पे नहीं है? बल्क हैंडलिंग, मार्केटिंग डिस्प्ले, डायरेक्ट माइक्रोबियल प्रोटेक्शन या फिर ब्रांडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है, डायरेक्ट माइक्रोबियल प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है। जैसे बिस्किट का ये पैकेट है, अब ये एक बड़े कार्टून में स्कूल में पैक कर दी, तो जो कार्टून होगा ये इसकी सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो कार्टून में बंद करके जाया, एक तो थोक का सामान, यानी कि आपने बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट आप एक एक हाथ में तो लेके नहीं जाओगे, एक पैकेट के अंदर ही आपने 20-25 आपने भर दिए, आप एक में लेके जा रहे हो, तो थोक में बल्क में हैंडलिंग कर पा रहे हो। मार्केटिंग डिस्प्ले, ठीक है, बड़ा वाला ऐसे पैकेट है, अब ये देखिए छोटे छोटे पैकेट्स तो आप दुकान के अंदर रखते हो, लेकिन बड़े जो उसके कार्टून्स रहते हैं उनको आप बाहर रख देते हो, जिससे कि डिस्प्ले होता है, सबको दिखता है कि अच्छा इनके पास ये सामान भी है। ठीक है, और ब्रांडिंग तो उससे होती होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट माइक्रोबियल प्रोटेक्शन ये नहीं कर पाते हैं, ये जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो करती है। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग के जो काम है वो मैंने यहाँ पे बता दिए, 3 ऑप्शन ये हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इन वैक्यूम पैकेजिंग ऑफ चीज विच स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म इज अ मोस्ट कंसर्न। चीज़ की निर्वात पैकेजिंग में कौन सा खराबी जीवाणु सबसे अधिक चिंता का हमारे लिए विषय होता है? लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, पेनिसिलियम या फिर ई कोलाई? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, सबसे खतरनाक यही होता है। देखो, निर्वात यानी कि वैक्यूम में ऑक्सीजन होती है कम। ठीक है, और कुछ खतरनाक बैक्टीरिया जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये ऐसे ही माहौल में बढ़ते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, और बनते हैं ये टॉक्सिन का कारण। इसलिए निर्वात जो वैक्यूम पैकेजिंग रहती है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसी का रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स की अगर हम बात करें तो CO2 का इसमें हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन की जगह पे, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ये हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अगर लैक्टोबैसिलस की बात अगर कोई पूछ ले तो आमतौर पे ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है, लाभकारी ही है एक तरीके से। फूड फर्मेंटेशन में ये तो हेल्प करते हैं, दूध से दही बना देते हैं बेचारे, ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। पेनिसिलियम की ये बात करेंगे तो ये क्या होता है? ये तो एक तरीके से होता है फंगस, फफूंदी होती है ये हवा में, सतह पे, इनमें बढ़ती है ना। निर्वात में तो क्लॉस्ट्रीडियम की सबसे ज़्यादा चिंता होती है, इसकी नहीं होती हमको। ई कोलाई की अगर बात करें तो आमतौर पे ये तो जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहीं पे ये बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बोल रहा है मल्टी लेयर लैमिनेट्स इन फूड पैकेजिंग आर मेनली यूज्ड फॉर। खाद्य पैकेजिंग में बहुपरत लैमिनेट मुख्यतः किस लिए उपयोग होता है? कॉस्ट रिडक्शन, अचीविंग कंबाइंड बैरियर प्रॉपर्टीज, इजी प्रिंटिंग या फिर क्विक डिस्पोजल। सिंपल है मेरे भाई, अचीविंग कंबाइंड बैरियर प्रॉपर्टीज़। कैसे? समझो, जब पैकेजिंग करनी है तो एक ही तरह का अगर हमने मटेरियल अगर यूज कर लिया तो उसमें सारे के सारे वो गुण, सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ तो वो नहीं मिलने वाली हैं, इसलिए मल्टी लेयर वाली लेमिनेट का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें अलग अलग लेयर्स को जोड़ा जाता है, कोई हवा से बचाएगी, कोई नमी से बचाएगी, कोई गर्मी से बचाएगी, तो कोई उस पर जो प्रिंटिंग करते हैं उसको ज़्यादा माइग्रेट नहीं होने देगी, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी पैकेजिंग की यहाँ पे बात कर रहा है, तो सिंपल सी मेरे भाई बात है, ये वाली हमारा आंसर है अचीविंग कंबाइंड बैरियर प्रॉपर्टीज। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, विच कोटिंग ऑन मेटल कैंस प्रिवेंट सल्फर ब्लैकनिंग इन कैंड फूड्स। धातु के डिब्बों पे कौन सी कोटिंग डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में सल्फर ब्लैकनिंग को रोकती है? बताओ। फिनोलिक कोटिंग, एपॉक्सी कोटिंग, विनाइल कोटिंग या फिर एक्रिलिक कोटिंग? तो समझो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई फिनोलिक कोटिंग। ठीक है, कैसे समझ लो, कुछ जो खाने रहते हैं ना उनमें सल्फर के यौगिक पहले से ही मौजूद होते हैं।
अगर आपने किसी धातु के डब्बे में इसको आपने बंद कर दिया तो वो उससे वो रिएक्ट कर लेते हैं और काले काले धब्बे उस पर बना देते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जो खाने को जिस मेटल में रखा है आपने उसकी अंदर की जो लेयर रहती है उस पर हम बना देते हैं मेरे भाई फिनोलिक कोटिंग, उस पर हम लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, उस सल्फ़र को उससे रिएक्ट नहीं करने देता, काले जो धब्बे होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। याद रख लेना, जैसे कैन होती है ना, कैन के अंदर प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। डिस्कलरेशन को रोक देती है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, ये जो एपॉक्सी कोटिंग है ना, ये भी ऐसा ही काम करती है, ये भी ब्लैकनिंग को ही रोकती है। लेकिन हमें ये देखना रहता है किस खाने के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, यहाँ पे हमें एपॉक्सी करनी है या यहाँ पे हमें फेनोलिक करनी है। बाकी ये लिखा है एक्रेलिक कोटिंग, ये तो कोई पैकेजिंग का मतलब ही नहीं है इसमें, ये तो सजावट वजावट में इस्तेमाल इनको किया जाता है, ये याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई, अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे एग्जाम में अगर फिनोलिक ना दे करके एपॉक्सी दे दे तो इसको भी आप आंसर लगा सकते हैं। आंसर यहाँ पे दोनों ही एक तरीके से, ए और बी दोनों ही हैं, लेकिन फिनोलिक नहीं हो, एपॉक्सी हो तो आप ये लगाना। और पेपर में अगर ए और बी ऐसे करके दिए हों, दोनों ऑप्शन में हों, तो ए और बी वाले ऑप्शन सी को ऐसे चुन लेना, ठीक है, इतना याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय कॉप टेस्ट इन पेपर पैकेजिंग। पेपर पैकेजिंग में कॉप परीक्षण किस पैरामीटर को मापता है, बताइए। टेंसिल स्ट्रेंथ, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, थिकनेस या फिर प्रिंटेबिलिटी, बताओ। बहुत बहुत आसान सवाल है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को ये मापता है, ठीक है। चलो अच्छा, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने जो सिलेबस में पढ़ा, नोट्स दिए, उनमें जो चीज़ें हैं उनसे नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही। अब सोचो आप मेरे भाई, इन सब चीज़ों को अगर मैं पढ़ाता तो अभी तक हम शायद उस चैप्टर को ही पूरा नहीं कर पाते एक को। इसीलिए बेसिक वहाँ से पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस में सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद ये एक बार सिलेबस हो जाएगा तो हम और धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। एक यूनिट के लिए टॉप ऐसे 100 क्वेश्चन दूंगा, उनको अगर आपने लगा लिया फिर बहुत परेशानी आपके लिए रह नहीं जाएगी पेपर में। चलो, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ये आंसर हो गया। अब कॉप टेस्ट समझ लो पहले क्या है ये पेपर की सतह कितनी जल्दी पानी को सोखती है, ये इसको बताता है, इसको मापता है। जैसे हमने कागज़ पे पानी डाला तो कितनी जल्दी उसने सोख लिया और वो सूख गया, ठीक है, इसको आप याद रखना। और समझो पैकेजिंग में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने देखा हो कई सारे जो जूसेस वगैरह रहते हैं, जो कागज़ के पैकेट्स रहते हैं, उन्हीं में उनको यूज़ किया जाता है, लेकिन अंदर उसकी एक लेयर लगाई जाती है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि उस लेयर को पार करके अगर पानी आ भी गया तो पेपर कितनी जल्दी उसको सोख लेता है, ठीक है। चलो, तो कौन सा हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को चेक करते हैं। इसमें तन्य शक्ति वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें काम की हमारे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, द स्पॉइलेज ऑफ कैंड फूड कैरेक्टराइज्ड बाय बल्गिंग विदाउट गैस फॉर्मेशन इज कॉल्ड। डिब्बाबंद खाद्य की खराबी जिसमें गैस बने बिना सूजन होती है उसको क्या कहते हैं। फ्लैट सॉर स्पॉइलेज, टीए स्पॉइलेज, सल्फाइड स्पॉइलेज या फिर हाइड्रोजन स्वेलिंग। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा फ्लैट सॉर स्पॉइलेज, ठीक है। कैसे, अब समझो। फ्लैट सॉर का मतलब होता है खाना खट्टा हो गया, सॉर हो गया, पर गैस बनकर डिब्बा फूला नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी कि टेस्ट तो बिगड़ गया है पर लेकिन उसके अंदर भी हवा नहीं अंदर एंटर हुई है, जिसकी वजह से उसमें स्वेल नहीं हुआ है, सूजा नहीं है, फूला नहीं है वो, ठीक है। सवाल में लिखा है बल्गिंग विदाउट गैस, थोड़ी उलझन तो है, लेकिन सही मायने में फैट सॉर में आमतौर पे गैस नहीं बनती है, डिब्बा फूला नहीं रहता है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड बनाते हैं, तो खाने को तो ख़राब कर देते हैं वो, ठीक है, लेकिन गैस नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो फूलता नहीं है, ठीक है। तो ये हम जनरली देखते हैं लो एसिड जो कैंड फूड होते हैं उनमें ये देखा जाता है। सोचो अगर प्रश्न में, ठीक है, देखो प्रश्न में लिखा है बल्गिंग विदाउट गैस, तो ये शब्दावली आपको थोड़ा सा पेपर में ना परेशान कर सकती है, भ्रमित कर सकती है, पर दिए गए विकल्पों में फ्लैट सॉर वही है जो गैस बनाए बिना खराबी को दर्शा दे, इसलिए हमारा आंसर बिना चिंता के आप ए लगा देना, ठीक है। चलो अच्छा, टीए स्पॉइलेज अगर आपसे पूछे तो ये क्या इंडिकेट करता है, अलग अलग प्रकार की थर्मोफिलिक जो खराबी होती हैं, जो टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड जो खराबियाँ होती हैं, उनको जा कर के ये इंडिकेट करता है। सल्फाइड स्पॉइलेज कर दे तो काले धब्बे बन गए, गैस या फिर गैसेस बन गई या रंग बदल गया खाने का, तो ये उसको इंडिकेट करता है। हाइड्रोजन स्वेल विदाउट गैस, तो ये हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे स्वेल कह रहा है, स्वेल किससे होगा, गैस से, ये कह रहा है विदाउट गैस, तो ये तो हमारा बेसिक गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं मेरे भाई। विच पैकेजिंग टेस्ट इज मोस्ट क्रूशियल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ग्लास बॉटल्स। कांच की बोतलों के निर्यात के लिए कौन सा पैकेजिंग परीक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बताओ। मज़ा आ रहा है कि नहीं, शानदार सवाल है कि नहीं, बताओ। ड्रॉप टेस्ट, WVTR टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट या फिर पील टेस्ट, बताओ।
अरे सिंपल है मेरे भाई, कांच की बोतल सबसे ज़्यादा गिरने का डर रहता है, तो गिराने का ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं उसका कि टूट रही है कि नहीं। कांच की बोतलें होती हैं फ्रेजाइल, और लंबी दूरी में जब उन्हें ट्रांसपोर्ट हम करते हैं तो कहीं वो झटके में टूट ना जाए। रोड की हालत तो देखिए इंडिया में कैसी है, बड़े बड़े ब्रेकर्स होते हैं। तो मेरे भाई हम ड्रॉप टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, यानी कस्टमर तक सुरक्षित वो पहुँच पाए एक बार। चलो अच्छा, और पूछ ले अगर आपसे, इनको भी देख लो। WVTR टेस्ट की अगर बात पूछे तो याद रखना ये हवा या फिर नमी, इसके लिए होता है ये, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए होता है। कंप्रेशन टेस्ट की बात करें, कंप्रेशन टेस्ट की बात करें तो इनको दबाव टेस्ट एक तरीके से बोला जाता है, दबा के देखा जाता है, ठीक है, ब्रेक तो नहीं हो रहा है। और बाकी पील टेस्ट होता है, ये लेमिनेट की चिपकने की ताकत को मापता है, देखता है ये, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से चिपक रहा है या फिर नहीं, ग्लू जैसा इस पर लगा रहता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे बेस्ट हो गया हमारा ऑप्शन ए, ड्रॉप टेस्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द माइग्रेशन लिमिट फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स इनटू फूड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इज, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खाद्य में पैकेजिंग सामग्री का प्रवास सीमा कितना है। आज ये तो मैंने कराई था 60 mg/kg, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग में हम जिस भी चीज़ का हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेजिंग में छोटे छोटे केमिकल्स फूड में आ जाते हैं, आपको पता है, गर्म होके या फिर घुल मिल के कैसे भी। इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि एक ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट भैया होनी चाहिए, इससे ज़्यादा माइग्रेट नहीं होना चाहिए, यानी कि कुल कितना मैक्सिमम सामग्री खाने में जा सकती है, ये मानक होता है। तो ये कितना है, 60 mg/kg है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी को हम OML कहते हैं। OML का मतलब है ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट, ठीक है। यही बताता है कि पैकेज सामग्री का अधिकतम कितना हिस्सा खाने में मिल सकता है जो कि बिना हानि पहुंचाए हुए हमारी बॉडी को, ठीक है, ये आप याद रख लेना। बाकी जैसे ये लिखें 100 200, ये इतने ज़्यादा है, अगर इतना माइग्रेट हो गया ना तो उसको खाते ही हम लोग मर जाएंगे, हमें कैंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना, इतना हो गया। चलिए इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका पार्ट भी, जिसमें रेगुलेशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।